एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये आपके बुक का तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से बात करें तो। ठीक है, और ये पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमने स्टार्ट किया है। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए, जैसा कि हम बात करें, अगर हम कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं 3x3 का, मान लीजिए 3x3 का बना रहे हैं तो 3 2 1 2 1 4 2 3 6 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है। और ये कैसा आव्यूह है? 3x3 का, 3 एलिमेंट इधर से हैं, 3 एलिमेंट इधर से हैं, यानी हम इसको कहते हैं 3x3 का एक आव्यूह है। ठीक है, अब देखिए हम इसको आव्यूह कैसे कहते हैं। देखिए, इधर से जो नंबर लिखे गए हैं, ठीक, ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले जो नंबर हैं, इधर से अगर हम लेते हैं, ठीक, तो इधर से हम जो नंबर्स को ले रहे हैं इनको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, यानी कि स्तंभ। क्या है? स्तंभ है। और इधर से अगर हम नंबर्स को लेते हैं 3 2 2, ये एक पंक्ति में है, इसको हम एक रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये तीनों क्या है? रो है। ठीक, और ये वाला क्या है? कॉलम है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करें अगर यम यन, अगर यम यन इनका क्या है? यम यन संख्याओं के समुच्चय का एक आव्यूह है। तो यहाँ पर जो यम है वो क्या है? रो की संख्या, और जो यन है वो स्तंभों की संख्या है, यानी कि कॉलम की संख्या है। ठीक, तो हम इसको 3x3 का बनाए हैं। 3 यहाँ पर रो है, 3 यहाँ पर कॉलम है, इसलिए 3x3 कह रहे हैं। ठीक है, 3x3 इसलिए कहा जा रहा है। समझ में आया आपको आव्यूह किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम इसके डेफिनीशन की बात करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठें ताकि आप नोट्स भी बनाते हुए चलें। तो चलिए यहाँ पर हम डेफिनीशन, उसका आव्यूह का डेफिनीशन देखते हैं, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए डेफिनीशन क्या है, अगर mn संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्तियों व n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए या व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अगर यम हम क्या मान लें? पंक्तियों की संख्या मान लें। ठीक, पंक्तियों की संख्या को अगर हम यम मान लें और स्तंभों की संख्या को अगर हम यन मान लेते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या को आप क्या करेंगे? m मानेंगे, और स्तंभों की संख्या को अगर आप n मान लेंगे, तो जो आयताकार सारणी हमको मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमने एक आव्यूह बनाया है, और आव्यूह को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर m और n पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर आयताकार के रूप में सारणी में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को ही क्या कह देते हैं? आव्यूह कह देते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ नोट्स करके पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सभी आपको नोट्स में नोट करते हुए जाना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट करते हुए चलिए ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट बनाया हुआ है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। जिन संख्याओं से अवयव बनता है उनको अवयव का क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक मैट्रिक्स ए है, इसका रो है ये और ये लाइन। ठीक, और स्तंभ क्या है? कॉलम क्या है? ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन क्या है? कॉलम है। अभी हमने आपको पहले बताया। ठीक है, तो यही चीज कहा जा रहा है। यहाँ पर रो कितना है? 2 है। रो कितना है? 2 है। और कॉलम कितना है? 3 है, यानी कि 2x3। इसका ऑर्डर क्या होगा? क्रम क्या होगा अवयव का? 2x3 होगा। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे अपने नोट्स में। तो नोट्स में लिखते हुए जाएंगे। क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं से अवयव बनता है उनको उनको अवयव का अवयव क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं उनको, यानी कि अवयव का अवयव कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कहीं से भी जब आपको आगे बताया जाएगा तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स का जो अवयव है अगर दूसरे मैट्रिक्स के अवयव से बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। और जब तक आप अवयव नहीं समझेंगे, एलिमेंट नहीं समझेंगे, तब तक आप मैट्रिक्स को इक्वल नहीं लिख सकते। तो इसी के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे अवयवों के अवयव के बारे में। तो अवयव के अवयव के बारे में अभी हमने आपको बताया
जैसा कि हमने आपको बताया, जिनसे अवयव बनता है उन्हीं को अवयवों के अवयव कहते हैं। जैसे कि ये अवयव है जिन एलिमेंट्स से बना हुआ है, ठीक है, जिन संख्याओं से बना हुआ है, इन संख्याओं को ही इस अवयव का एलिमेंट कहेंगे, यानी कि अवयव कहेंगे। ठीक है, जैसा कि इसको अभी हमको बताने का क्या मतलब है, बताने का ये मतलब है जैसे कि अभी आपको आई और जे के फॉर्म में अवयव के अवयव दिए हुए होंगे। आई और जे के फॉर्म में एक अवयव दिया होगा, ठीक है, जहां पर आई इसके पंक्ति को और जे इसके स्तंभ को बताएगा। ठीक है, आई इसके पंक्तियों को बताएगा, ये क्या है, पंक्ति है, और जे क्या बताएगा, इनके स्तंभों को बताएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए, जैसे कि हमको बताना है A23 बताना है कौन सा एलिमेंट होगा, इसमें से कौन सा अवयव होगा, तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, A11 है, A12 है, A13 है, ये A21 है, A22 है, A23 है, तो यानी A23 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी इस अवयव के लिए A23 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये 9 लिखा है मैंने। इसी तरह से अगर आपको A31 देखना है, A31 के लिए आपको पता है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आई जे में जैसे हमने आपको बताया, आई वाला क्या है, पंक्ति के लिए, जे वाला क्या है, स्तंभ के लिए। उसी तरीके से 3 वाला क्या है, पंक्ति के लिए, और जे वाला क्या है, स्तंभ के लिए, यानी 3 पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसीलिए ये 11। यहाँ पर A31 की जगह क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा, 11 आएगा। आशा करते हैं आपको अवयवों के अवयव निकालना समझ में आ गया होगा। अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे अवयवों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग बात करेंगे अवयवों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स टोटल क्लास 12th में आप पढ़ेंगे 7 प्रकार के मैट्रिक्स, जैसा कि हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तंभ अवयव के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अवयव मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे विकर्ण अवयव के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे तत्समक अवयव के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बारी बारी से हम एक एक मैट्रिक्स को देखेंगे, इससे पहले आप कॉपी और पेन के साथ इन सभी मैट्रिक्स के टाइप्स को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इधर हमारे पास बोर्ड में खाली जगह है तो यहाँ पर हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉपी और पेन को अभी आप नहीं यूज करेंगे, ध्यान से आप बोर्ड पे देखेंगे, अपने मोबाइल फोन में देखेंगे। देखिए स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। देखिए, जब हम अवयवों के अवयवों को बस एक स्तंभ के रूप में डिनोट करें, बस एक स्तंभ के रूप में डिनोट कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। जैसे को 2 3 4 5, ये हम एक स्तंभ ले लिए। ठीक है, हम चाहे तो 3 लें, चाहे तो 2 लें, चाहे तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जितना मन हो उतना हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बड़े अक्षरों से PQRS A से ही डिनोट कर लो, जो भी मन हो आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स वही होता है, अगर हम अवयवों के अवयवों को एक कॉलम में डिनोट कर दे तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी प्रकार से आप रो मैट्रिक्स खुद भी बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हम बी कोई अवयव ले लें और उसको हम रो के फॉर्म में दिखा दें, जैसे 2 3 4 को हमने एक रो मान लिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव कह सकते हैं। आशा करते हैं आपको पंक्ति अवयव और ये
स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। बाद में हम इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे इस स्लाइड के बाद, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अभी आपने स्तंभ और पंक्ति को देख लिया, तीसरा क्या है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है जो आव्यूह होगा वो एक वर्ग में होगा, एक स्क्वायर में होगा। कैसे, देखिए अगर हम उसको ए से डिनोट करें और ये 2 3 3 2 कुछ भी, यहाँ 1 -1 कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का आशय ये है यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसी को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो स्टूडेंट हम उसको किसी भी हालत में क्या नहीं कह सकते, वर्ग आव्यूह, सॉरी पंक्ति नहीं, वर्ग आव्यूह नहीं कह सकते हैं अगर यहाँ पर वर्ग में नहीं है तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या है यानी कि जो ऑर्डर ऑफ आव्यूह है, यानी कि आव्यूह की जो कोटि है, क्रम है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। 2x2 होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए, 4x4 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है स्तंभों की जो संख्या है, ये और ये स्तंभ की संख्या हो गई, इधर से जो ले रहे हैं वो रो की संख्या हो गई, ठीक है। कॉलम और रोज की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इस केस में हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है डायगोनल में एलिमेंट को जब रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, डायगोनल में जब एलिमेंट्स को रखा जाएगा तो हम उसको कौन सा एलिमेंट कहेंगे, उसको कौन सा आव्यूह कहेंगे, डायगोनल आव्यूह यानी कि विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए कैसे, देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, सब जगह 0, और विकर्ण वाले में हम कोई नंबर लेंगे, 3 1 ले लेते हैं, यहाँ 0। देखिए यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है विकर्ण में, ये आपको क्या कहेंगे, इसको डायगोनल ही तो कहेंगे। डायगोनल में आपको एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि विकर्ण आव्यूह इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर बी से, सी से, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम देखेंगे किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में यानी विकर्ण आव्यूह में, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, इसमें विकर्ण में, ठीक है, विकर्ण में आपको 1 देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। अगर डायगोनल में, जैसे ए से हम कोई एग्जांपल डिनोट कर देते हैं 1 1 1, ये अपना क्या है, डायगोनल है। डायगोनल में आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा, इसी को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह कह देते हैं। ये जो विकर्ण है डायगोनल जो है, ठीक, या तो इस डायगोनल में मानो या तो उस डायगोनल में मानो, 2 ही डायगोनल है ना। तो इस डायगोनल में हम क्या मान लिए, 1 1 1 मान लिए। तो यहाँ पर अगर डायगोनल में 1 1 1 आता है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह से डिनोट करते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आपको स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह और वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह तथा तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, किसे कहते हैं, ठीक है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 1 कहाँ होगा, विकर्ण में होगा, डायगोनल में 1 1 1 मिलेगा आपको, ठीक है। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम पढ़ेंगे शून्य आव्यूह क्या होता है। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह नाम से ही पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इनके जो अवयव होंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी यहाँ पर जो भी अवयव आपने लिया है इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, शून्य 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 ले सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह कह सकते हैं, ठीक है। चाहे वो 2x3 का हो, चाहे वो 1x1 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर एक जीरो है, इसको भी हम शून्य आव्यूह कह सकते हैं, ठीक है। आज करेंगे स्टूडेंट अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स यानी कि
ऐसा विकर्ण अवयव, स्केलर मैट्रिक्स के डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे और क्या होता है, इससे हम एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण में समान अदिश रखे हुए हैं, मतलब कि जैसे अगर हम कोई एक अदिश रख दे रहे हैं, जैसे 3 एक अदिश है, ठीक है, स्केलर है, तो यहाँ पर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो डायगोनल वाले के जरिए आप समझ सकते हैं। जैसे डायगोनल में सब जगह क्या होता है, 0 होता है, इस वाले नंबर को छोड़ के। अगर मान लो हम -1 ले रहे हैं तो यहाँ भी -1 रहेगा, यहाँ भी -1 रहेगा। डायगोनल में सेम नंबर होगा, बाकी सब जगह 0। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश अवयव हम इसको कह सकते हैं। इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी बी से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी चीज से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि BIJ जो होगा वो के होना चाहिए, ठीक। BIJ मतलब के होना चाहिए, कहने का क्या मतलब है, यहाँ AIJ भी लिख सकते हैं। जो अवयव होगा वो अदिश राशि के बराबर होगा, ठीक है, अदिश राशि के बराबर होगा जो अवयव यहाँ पर होगा, ठीक। तो ये यहाँ पर के एक अदिश है, तो इस प्रकार से हम अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को स्टूडेंट मैट्रिक्सेस भी कहते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये तो छोटी सी बात है। किसी ने पिछले साल वाली वीडियो में कमेंट करा था कि मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीज है, कोई अंतर है नहीं। अवयव का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको जो मैट्रिक्स के प्रकार हैं, यानी कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, अवयवों के प्रकार हैं, वो अच्छे से क्लियर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि अवयवों की समानता यानी कि तुलना कैसे होती है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम करते हैं, तो आइए देखते हैं अवयवों की तुलना हम कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, अवयवों की तुलना, अगर अवयवों के अवयव बराबर हैं तब हम उनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2 अवयव बराबर हैं तो उनके अवयव भी बराबर होंगे, ठीक है। ये हमारा नियम होता है कि अगर 2 अवयव हमको बराबर दिए हुए हैं तो हम उनके अवयवों को बराबर लिख सकते हैं। इस पर आपको बोर्ड एग्जाम में करने के लिए एक क्वेश्चन 100% बनता है कि अगर अवयव बराबर हैं, सॉरी अवयव, अगर अवयव बराबर है तो अवयव कैसे बराबर होगा। आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। देखिए मैं अपने पास से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x2 का। अगर मान लीजिए यहाँ 2 + x है, यहाँ y है, यहाँ z है और यहाँ p है, ठीक है। यहाँ पर कोई एलिमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट 3, 5, 6, 7, ठीक। तो यहाँ पर अगर दोनों अवयव बराबर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको x, y, z और p की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर 2 अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके परस्पर अवयव जो होंगे, जो इनके एलिमेंट होंगे, वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। कब से हमने आपको ये थ्योरी में बताया, तो हम इसके जगह इसको बराबर कर सकते हैं, यानी 2 + x = 3। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, y = 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो y = 5, z = 6 लिख सकते हैं, तो z = 6 और p = 7 लिख सकते हैं, तो p = 7 लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। आशा करते हैं इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पर हम 2 को इधर भेज दें, यानी कि x = 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर गया, -2 हो गया, यानी 3 में से 2 घटेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 5 पहले से थी, कोई दिक्कत नहीं, z की वैल्यू 6 आई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर p की वैल्यू 7 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे इससे और बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और आसान क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, टफ टू मॉडरेट, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कराएंगे। तो अच्छे से आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक। तो यही होता है अवयवों का समानता, अवयवों की तुलना। अब देखिए कहीं पर आपको AIJ की वैल्यू पूछ सकता है, कहीं पर 2 × I × J दिया होगा, तो ये चीजों की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। AIJ की वैल्यू निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक। आशा करते हैं यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, ये अभी थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमारा चल रहा था मैट्रिक्स का, और हमने क्लास 12th का जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये बैच स्टार्ट किया है, और इसमें हमने सबसे
पहले तीसरा चैप्टर से स्टार्ट किया है, मैट्रिक्स से। पिछले साल हमने कई बार रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ाया है। अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन में दिक्कत आ रही है तो पढ़िए उसको पुराने वीडियोस से। और हम मैट्रिक्स के बाद तुरंत चलेंगे फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पर। चूंकि हम काफ़ी लेट स्टार्ट किए हैं इसलिए हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, ताकि जो बच्चे आगे निकल चुके हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं और मैट्रिक्स को अच्छे से समझें। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर मैट्रिक्स से स्टार्ट कीजिए, इसलिए हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए क्लास 12th का मैथमेटिक्स। जल्द ही हमारी फिजिक्स के भी कुछ सेशंस आने वाले हैं और केमिस्ट्री के लिए हमारे एक सर आएंगे हमारे कोचिंग से, वो हमारे सर यहाँ पर क्लासेस लेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिक्स और मैथ मैं आपका पूरा कवर कराऊंगा इस चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।